नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। आप लोगों के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं लेकर आया हूँ। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और यूपीपीसीएस का आप जैसे जानते हैं प्री का एग्जाम बहुत नज़दीक है। मात्र आपके पास करीब 60 दिन के आसपास है, 70 दिन के आसपास। तो आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है और क्वेश्चंस के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसी संबंध में जरा देख रहे थे, हम लोग 1857 की क्रांति पर आ गए थे और उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे क्या क्रांति है क्या है, और उसके साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसी के साथ एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ये देखिए 1857 की क्रांति का है। हम लोगों ने ऑलरेडी 7 सीरीज डिस्कस कर ली है इसके पहले। इसका देखते हैं 1857 की विद्रोह कब होता है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था पिछले बार कि भारतीय सैनिकों ने बगावत चालू की थी। पहली बगावत जो हुई थी, हालांकि अगर देखें तो मंगल पांडे की बगावत समझी जा सकती है इसमें, लेकिन जो असली बगावत थी सैनिकों ने वो मेरठ में चालू की थी। और जो सैनिक होते हैं वो सैनिक जो है मेरठ से कूच कर जाते हैं आपके दिल्ली की तरफ। दिल्ली में उस समय जो वजीर आजम कहे जाते हैं तो उनको जफर खान जो होते हैं आपके बहादुर शाह जफर, उनको वजीर आजम ये लोग घोषित कर देते हैं और उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं सारे सैनिक, और विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। यहीं पर छोटी छोटी बातें हैं। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में 19वीं और 34वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत कर दी थी। इसी इन्फेंट्री के जो सदस्य थे वो मंगल पांडे थे। ये मैंने आपको पिछले बार जो लेक्चर सीरीज थी उसमें बताया था। और इन्होंने अपने ऑफिसर बात की हत्या कर दी थी। इसका नाम याद रखिएगा, ऑफिसर बात। 10 मई को ये आंदोलन मेरठ से चालू हुआ था। 11 मई को विद्रोही सैनिक पहुंच गए थे। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था और जो वास्तविक सैनिक नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल बख्त खान थे। तो ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। जनरल बख्त खान कौन थे, बहादुर शाह जफर कौन थे, और ऑफिसर बात वगैरह कौन थे, तो ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। विद्रोह का नेतृत्व उद्यमन आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा अब तक। इधर पे केवल ओवरव्यू है। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे, उनको नेता ही बना लिया गया था बख्त खां। बख्त खां जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब, ये बहुत पूछा जाता है, नाना साहब पूछा जाता है। वहीं जगदीशपुर से अगर बात करें, जगदीशपुर बिहार की राजधानी पटना के पास पड़ता है। तो जगदीशपुर की बात करें, यहाँ से कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, हालांकि अमर सिंह को लोग याद नहीं रखते हैं, कुंवर सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये राजा थे जगदीशपुर के। तो इनका बड़े जमींदार थे, मतलब कहने का मतलब मेरा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये तो बहुत फेमस है। ग्वालियर से तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजलिस कादिर, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और बरेली से खान बहादुर। ये कुछ आप बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। ये देखिए क्रांति किस प्रकार से चल रही है। मेरठ है, दिल्ली है, झांसी है, लखनऊ। कानपुर से आपके नाना साहब हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलाहाबाद से आपके लियाकत हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपने 4-5 नाम याद कर लिए, फैजाबाद से कौन थे, बरेली से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, लखनऊ से कौन थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग वाले जितने भी सवाल रहते हैं वो आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1-2 मैच अगर आपके हो गए तो सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी। इसके बाद देख लेते हैं 1857 विद्रोह के कारण क्या थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राजनीतिक कारण। देखिए मैंने आपको बताया था डलहौजी की राज हड़प नीति। हालांकि अभी डलहौजी को हम विस्तार से देखेंगे। राज हड़प का मतलब होता है कि जो आपने वेलेजली की सहायक संधि को भी पढ़ा होगा, वो विभिन्न राजाओं से सहायता मतलब एक तरीके से सहायक संधि करता था। कहता था कि अंग्रेज आपकी मदद करेंगे, आप अंग्रेजी शासन में भी मतलब आस्था बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से वेलेजली ने कई प्रकार की सहायक संधि करके रखी थी, एक प्रकार का एग्रीमेंट करके रखा हुआ था कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन बाद में जब डलहौजी आता है तो डलहौजी कहता है कि हम राज्य शासन का, अपने जो अंग्रेजी शासन उसका विस्तार करेंगे। इस प्रकार से वो राज्य की हड़प नीति, जिनसे वो सहायक संधि करता है, उन्हीं से फिर हड़प की जो है वो संधि करने लगते हैं। तो उसी में
आपके झांसी है, सतारा है, भरतपुर है, इस प्रकार के कई जो छोटी-छोटी जो विरासतें थी, तो वो सब शामिल हो जाती हैं डलहौजी की इस नीति के अंतर्गत। और डलहौजी साथ में अंग्रेजों का घृणित व्यवहार वगैरह भी था। इस पर उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी जो शासन था वही स्थापित हो सकते थे, अंग्रेज। आर्थिक कारण क्या था? कई नीतियां ला दी थी, इजारेदारी प्रथा ला दी थी, बंदोबस्त प्रथा ला दी गई हमारी, और महालवाड़ी प्रथा वगैरह ला दी गई थी। अभी उनको भी हम धीरे धीरे समझेंगे, बस यहाँ पर सवाल के हिसाब से ज्यादा समझ लेते हैं। सामाजिक कारण आप जानते हैं, सती प्रथा वगैरह सब समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा बड़ी व्यवस्था थी भारतीय जो समाज था उसमें। सती प्रथा को रोका गया था। विधवा पुनर्विवाह वगैरह भी चल रहा था। आपने विधवा पुनर्विवाह के लिए आपने ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना होगा। सती प्रथा के लिए आपने लॉर्ड माउंट आपने मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम बड़ा फेमस है। इन्होंने सती प्रथा के लिए बड़ा काम किया, सती प्रथा रुकवाने का बड़ा प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत बड़ा हाथ है सती प्रथा में। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, और ये बड़ा कारण बनी। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं तत्कालिक कारण क्या बना था। तत्कालिक कारण मैंने आपको बताया था कि सुअर की चर्बी और गाय के जो चर्बी है उससे बना हुआ कारतूस, इस प्रकार की जो खबरें थी वो फैल गई थी, और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद धीरे 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 ये विद्रोह फैलता चला गया, फिर रुकने का नाम नहीं लिया, और मेरठ से ये क्रांति फिर चालू हो जाती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था सवालों को हल करते हुए। विद्रोह की असफलता क्यों थी? विद्रोह की असफलता इसलिए थी क्योंकि ये केवल अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे थे। झांसी की रानी केवल झांसी के लिए लड़ रही थी, ग्वालियर से तात्या टोपे केवल ग्वालियर के लिए लड़ रहे थे, और आप लखनऊ की बेगम हजरत लखनऊ के लिए लड़ रही थी। सब लोग अपना अपना हित देख रहे थे, सामूहिक हित नहीं देख पा रहे थे। और अंग्रेज जो है वो सामूहिक हित के हिसाब से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको अपना अंग्रेजी शासन चाहिए था। इसलिए राष्ट्रीय भावना आपको नहीं मिलेगी, बेहतरीन नेतृत्व नहीं मिलेगा। अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा नेतृत्व करता था, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, लेकिन वहीं पे भारत के जो भी रियासतें थी हमारी, तो उनके पास आप देखेंगे कि एक तरफ बंदूक चला रहे हैं और ये लोग घोड़े से अपना आते हैं तलवार लेकर। तो ये तलवार चलाते हैं, वो एक बंदूक से अपना काम कर देते हैं। इसके बाद बंबई, मद्रास, ग्वालियर, इंदौर, ये सब जितने भी ये रियासतें थी हमारी, इन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ भी दिया था। मतलब सोचिए आप, भारत के ही लोग हैं, भारत के खिलाफ खड़े हुए थे। मतलब कुल मिलाकर इनके अंदर किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना नहीं थी। ये राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध थे। इनको कोई मतलब नहीं पड़ता था कि हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, इसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके बाद चलिए देख लेते हैं विद्रोह के परिणाम क्या हुए। विद्रोह के परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी आप नहीं चलेगी, अब सीधे डायरेक्ट क्राउन जो है वो शासन कर रही थी आपकी लंदन से। अब जो शासन का अधिकार महारानी के हाथों में चला गया था। भारत में उन्होंने राज्य सचिव की नियुक्ति की थी। वो जो राज्य सचिव, ऐसा राज्य सचिव जो भारत में कभी बैठता ही नहीं था, वो कहाँ बैठता था? वहीं पर बैठता था, लंदन में। और वहां से गवर्नर जनरल जो है, अब वो भारत में गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त हो गया। ये अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था, इंग्लिश जब इंडिया कंपनी थी। लेकिन अब जो है वायसराय का पद हो गया। ये वायसराय जो है भारत राज्य सचिव को जानकारी देते थे, और साथ में आपको महारानी की भी जानकारी देते थे। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। और भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है 2:1 कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के सैनिक 2 रहेंगे और 1 रहेगा यूरोपीय सैनिक। मतलब नियंत्रण बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो सैन्य थी उस पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए अंग्रेजी शासन ने अपने सैनिक नियुक्त कर दिए थे। मतलब आप अगर 2 सैनिकों के बीच में 1 अंग्रेजी सैनिक रहता था, ताकि किसी भी प्रकार से ये लोग विद्रोह न कर पाए, उन पर नियंत्रण बना रहे। इस प्रकार से कई ये मोटी मोटी चीज मैंने आपको समझा दी 1857 की क्रांति का। अब थोड़ा सवाल हल करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके 2000 यूपीपीसीएस 2022 के एग्जाम को देखते हुए। छोटे छोटे सवाल है, आप ये याद रखिए कि यूपीपीसीएस प्री में हमेशा सवाल छोटे पूछे जाते हैं, इन्हीं को बदल बदल कर वो हमेशा पूछेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसमें है 1857 क्रांति संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया था? तो सबसे पहले उसी क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाता है जो देश का सर्वोत्तम शक्तिशाली क्षेत्र होता है। तो आपको मैंने बताया था, मेरठ से अगर अंग्रेज ये चल रहे हैं हमारे सैनिक और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली एक प्रकार का शक्ति का केंद्र होता था भारत में ना। तो इस प्रकार से
अंग्रेजों को भी दिल्ली पहले वापस चाहनी होगी ना, इसलिए तो सबसे पहले उन्होंने जो कब्जा किया था वो दिल्ली पे किया था। झांसी, मेरठ, कानपुर नहीं, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति का केंद्र होता है वो, उस पर लोग नियंत्रण करते हैं। जैसे अगर भारत पे अगर नियंत्रण करना है तो भारत पे ज्यादातर आतंकवादी हमले कहाँ होते हैं, आप देखेंगे दिल्ली ऐसी जगह पर होते हैं। दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत का मेन जगह है। वहां पर जो आपकी प्रशासनिक राजधानी है, भारत की सारी व्यवस्थाएं दिल्ली से चलती हैं। तो अगर आतंकवादी वहां पर किसी प्रकार की घटना करते हैं तो इस प्रकार से ये बात प्रूफ हो जाती है कि पूरे भारत जो है वो असुरक्षित है। जब दिल्ली ही सुरक्षित नहीं है तो भारत में क्या सुरक्षा होगी। तो इस प्रकार का मैसेज देने के लिए दिल्ली में हमले होते हैं। इसके बाद देखते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जन्मस्थली थी। तो इनकी बचपन का नाम जो है मीनू था, ठीक है। और ये बनारस बनारस में इनका जन्म हुआ था, बनारस में इनका जन्म हुआ था और झांसी के महाराज से इनकी शादी हुई थी। बस आपको इतना ही याद रखना और बहुत बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। इस पर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, इनकी नाम मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, कंगना रनावत की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई थी। तो आप देख सकते हैं, तो काफी आपका क्लियर हो जाएगा डाटा। हालांकि इसमें केवल दो ही तीन चीजें हैं, वो आपको बस पता होनी चाहिए। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था बनारस में। इन्होंने की शादी कहाँ हुई थी, झांसी के राजा से हुई थी। और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो किन के साथ हुई थी, जहां जब ये मारी गई थी तो वो ह्यूरोज के साथ हुई थी। ये आपको नाम याद रखना, ह्यूरोज। अंग्रेजी सैनिक की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इतने सारे लोगों के बीच में एक मर्द लड़ी थी, वो भी केवल एक ही औरत लड़ी जो मर्द की तरह लड़ी थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और बुंदेलखंड में इसकी बड़ी कहावत है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हीरोज ने कहा था। तो ये आपको नाम बस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली मैंने आपको बताया था, बरेली से कौन कर रहा था, कुंवर सिंह जो है ये आपके बिहार से कर रहे थे, जगदीशपुर से। मौलवी अहमद शाह, वजरिस कादिर, अगर ये आपको नाम पता भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, खान बहादुर यहाँ से कर रहे थे, बरेली से। आपको मैंने नाम वहां पर बताया था अभी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको कहा था सारे नाम पता होने की जरूरत नहीं है, विद्रोह तो हर जगह हो रहे थे, लेकिन जैसे लखनऊ सेंटर रहा है, आपका कानपुर रहा है, जगदीशपुर, दिल्ली, बरेली, तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले जो सेंटर है ना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इन्हीं से सवाल डायरेक्ट बन जाता है, पूछ लिया जाता है अगर सवाल यहाँ से आएगा तो। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। तो ग्वालियर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, आप यहाँ जाएंगे तो आपको समाधि देखने को मिलेगी। और ग्वालियर से नेतृत्व कौन कर रहा था, तात्या टोपे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये संग्राम था, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करने पड़ा था, तो मैंने आपको बताया था ह्यूरोज, इनसे लड़ते हुए खत्म हो गए थे रानी लक्ष्मीबाई। और इनकी समाधि स्थल जो है ग्वालियर में। तीन ही चार फैक्ट हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त तो वो फिर प्रोफेसर वाली लाइन में चला जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और या फिर आप पीएचडी अगर कर रहे हो। हमारे प्री के हिसाब से केवल इतना इंपॉर्टेंट है, इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं पूछा जाता। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो लखनऊ से कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत महल। इनको बेगम आप अवध भी बोलते हैं क्योंकि अवध में ही आता है ना, बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल का जो महल है वो आप लखनऊ में जाकर देख सकते हैं। लखनऊ में एक अवध डिपो पड़ती है, अवध डिपो। तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं कि अवध क्षेत्र है ये पूरा, लखनऊ वाला जो क्षेत्र है, लखनऊ का हो गया क्षेत्र आपका, इसमें इलाहाबाद वगैरह ये सब शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेगम आप अवध, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वही महिला जिन्होंने अवध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो देखिए अवध का किसने नेतृत्व किया था, अवध का मतलब हो गया लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ये आपको नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लखनऊ में कौन कर रहा था, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्र संग्राम में तो किसने किया, हजरत महल ने। देखिए यहाँ पे नाम फंसाने के लिए केवल बेगम हजरत महल इनका पूरा नाम था, बेगम हजरत महल।
इलाहाबाद से कौन कर रहा था? मैंने अभी इलाहाबाद में आपको बताया था, मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। ये आपको नाम पता चाहिए। तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? ग्वालियर से कर रहे थे। अजीमुल्ला कौन थे? ये नाना साहब के साथी थे, नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है। और नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर। कानपुर के पास बिठूर नामक जगह है, वहां से कर रहे थे। जब आपको मैंने बताया था कि 1818 के आसपास जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो वहां से पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है और नाना साहब जो अंतिम पेशवा होते हैं, इनको सीधा उठाकर दिल्ली के बिठूर में भेज दिया जाता है और अंग्रेज इनको पेंशन देते हैं वहां पर, और ये अंतिम पेशवा होते हैं मराठा साम्राज्य के। तो इन्होंने बिठूर मतलब कानपुर के पास से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जरा, ऐसा कौन सा आदमी था जिसको उसके दोस्त ने ही धोखा दे दिया था और अंग्रेजों द्वारा उसको बंदी बना दिया गया था? तो ये है तात्या टोपे। इनके जो दोस्त थे रामचंद्र करके उनका नाम था। तो रामचंद्र जो हैं, उन्होंने इनको धोखा दिया और इनकी लोकेशन बता दी थी, और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था तात्या टोपे को। तात्या टोपे काफी बड़ा सरदर्द थे अंग्रेजों के लिए, है ना। ये बार बार लड़ाई करके भाग जाते थे, कोई पकड़ नहीं पा रहा था इनको, तो बड़ी समस्या थी अंग्रेजों के सामने। तो इनके जो मित्र हैं, उन्होंने रामचंद्र जो हैं, इन्होंने तात्या टोपे की लोकेशन बताई और तात्या टोपे उसमें पकड़े गए। इसी प्रकार से जरा सा देखें, जरा सवाल हम आगे। तो अच्छा, ये चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कुंवर सिंह को मैंने अभी आपको बताया था जगदीशपुर से लड़े थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। नाना साहब का मैंने बताया कानपुर से लड़े थे। तो इस प्रकार से आप जो दो चार इंपॉर्टेंट जगह है ना, इनको पता होना चाहिए आपको। ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो है वो आपको याद कर लेनी चाहिए। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, ये देखिए फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही हैं, झांसी से लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे। ठीक है, तो ये सब आपको नाम पता होना जाना चाहिए। सब नाम आपको जरूरी नहीं है सब पता हो, कहाँ कलकत्ता से कौन लड़ रहा था, आरा से कौन लड़ रहा था, ये सब जैसे बहुत स्पेशली कोई अगर उसी बोर्ड का पेपर है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर यूपी पीसीएस के हिसाब से देना चाह रहे हैं, यूपी पीसीएस के सबसे बेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए लखनऊ से किसने लड़ा, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, झांसी से, ग्वालियर से, दिल्ली से, ये सब चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी जरा तेजी से डिस्कस कर लेते हैं। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खान का मैंने अभी आपको नाम बताया था। अजीमुल्ला खान जो है नाना साहब के सलाहकार थे। देखिए, नाना साहब मराठा हैं, हिंदू हैं, अजीमुल्ला खान मुस्लिम है, इस्लाम। तो ये गलतफहमी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, तो ऐसा कहने की जरूरत बिल्कुल गलत हो जाएगी ये वाली बात। वो सब एकत्रित थे। फिर यही बात है 1857 की क्रांति में जब ये लोग मिलकर लड़े थे, तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये कैसे लड़ सकते हैं आपस में मिलकर, तो फिर उन्होंने टूट की नीति अपनाई थी। फिर आगे जाकर आप जानते हैं 1909 के आसपास, फिर जब आपके जब मुस्लिम लीग धीरे धीरे गठित होती है, तो फिर एक बड़ा खतरनाक सा नियम आता है। वो आता है कि जो मुस्लिम है वो केवल मुस्लिम अपने वोट डाल सकते हैं। तो मुस्लिम को संरक्षण देने की बात आई थी किसी तरीके से। आप मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है उसके बाद, तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। 1909 वह दिन है जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम में काफी बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो गई थी। ये 1857 की क्रांति जब एकत्र होकर लड़ रहे थे, तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। तो अंग्रेजों ने इस पर काफी लंबा फिर धीरे धीरे रणनीति बनाई कि हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं, और किसी तरीके से उनको मुस्लिमों को खुश करने के लिए कई प्रकार की वो नीतियां बनाते रहे, और इस प्रकार से उनको बार बार अलग करते रहे हिंदू मुस्लिम को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने करीब 10-11 क्वेश्चन हल किए हैं। तेजी से हम लोग इसको हल करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये सब पुराने प्रीवियस ईयर के सवाल है, केवल मैं इनको हल करके आपको बता रहा हूँ, इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो ये सब सवाल आपको बन जाएंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी एक दो रिवीजन कर लिए होंगे, और जल्दी से आप रिवीजन इसका कर लीजिए, ताकि आप लास्ट के लिए ना रखे रहें, केवल आप सवाल लगाएं, प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन पेपर जो उसको हल करें। तो आज इतना ही रखेंगे। फिर आप अगर कोई डाउट आ रहा है पीसीएस प्री की तैयारी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से। और हम लोग अब केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के हिसाब से, उन्हीं को हल करेंगे, उन्हीं में एक्सप्लेनेशन वगैरह देखते रहेंगे। समय समय पर कुछ टॉपिक जो मुझे लगेगा डिस्कस करने के लिए तो डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारे पास जो है समय थोड़ा सा कम है, उसको ध्यान में रखकर इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको तेजी से सवाल हल कराएं ताकि अधिक से अधिक आप नंबर जो है पीसीएस में ला सकें, प्री आपका क्वालिफाइड हो सके आसानी से। तो इतना ही था आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।